हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग मेरे साथ साथ लूप्स की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि हम लोग पिछली कई वीडियोस से लगातार लूप्स पर बात कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं कि लूप्स कब किस सिनेरियो में लगाए जाते हैं, स्टूडेंट्स कैसे सोचें कि इस सिनेरियो में लूप लगेगा। फॉर लूप का सिंटैक्स हमने देखा, फॉर लूप किन किन सिनेरियोज में लगाया जाता है, कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जो आपको बताती हैं कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ फॉर लूप ही लगना चाहिए। फिर उसके बाद हमने व्हाइल लूप का सिंटैक्स लास्ट वीडियो में देखा। उम्मीद करता हूं कि आप इन सब वीडियोस को सीक्वेंशियली फॉलो कर रहे होंगे। अगर आप इन सब वीडियोस को सीक्वेंशियली फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके दिमाग में, एक स्टूडेंट के दिमाग में प्रोग्रामिंग सीखते वक्त जितने भी तरह के इफ एंड बट्स होते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं उन सारे इफ एंड बट्स का आंसर देने की। लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं कोई डाउट होता है, कहीं कोई सिचुएशन में प्रॉब्लम होती है, तो आप हमारी वीडियोस के नीचे कमेंट कर कर अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग लास्ट वीडियो में जो हमने व्हाइल लूप का सिंटैक्स देखा, उसी को फर्दर आगे लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि व्हाइल लूप किन सिनेरियोज के लिए लगा है, क्योंकि स्टूडेंट्स के दिमाग में एक बात उठती है कि यार फॉर लूप भी चीजों को रिपीट करता है, इंस्ट्रक्शंस को रिपीट करता है, व्हाइल लूप भी इंस्ट्रक्शंस को रिपीट करता है। दोनों का काम रिपीटेशंस का है, दोनों का काम अपने अंदर लिखे हुए कोड को रिपीट करने का है। तो यार ये फॉर लूप ही से सब कुछ हो जाना चाहिए था ना, व्हाइल लूप क्यों आया? क्या जरूरत है व्हाइल लूप की जब वो भी रिपीटेशन कर रहा है? ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है और इसका आंसर ज्यादातर स्टूडेंट्स के दिमाग में नहीं होता है। बस वो सिंटैक्स सीखते हैं और फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं। आज की क्लास में, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सिनेरियोज की जहां आपको समझ में आएगा कि ओके, यहां व्हाइल लूप लगना चाहिए। याद करिए उस वीडियो को, अब से 2-3 वीडियो पीछे चलिए, मैंने आपको फॉर लूप की सिचुएशंस भी बताई थी। बताया था कि फॉर लूप की ये पर्टिकुलर सिचुएशंस हैं जो आपको इंडिकेट करती हैं कि यहां फॉर लूप लगाइए। सिमिलरली आज हम व्हाइल लूप को डिकोड करेंगे। हम व्हाइल लूप को कवर करने जा रहे हैं और देखते हैं कि व्हाइल लूप की कौन सी सिचुएशंस हैं, किन सिचुएशंस में हमें व्हाइल लूप ही लगाना चाहिए, एडवाइजेबल है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो व्हाइल लूप प्रॉब्लम्स पर। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने एक प्रोग्राम रखा कि यूजर से एक नंबर इनपुट लेना है और फिर उसकी डिजिट्स का सम करना है। फॉर एग्जांपल मैं एक 3 डिजिट नंबर अगर मान लूं कि यूजर ने एक नंबर डाला, मान लीजिए 543 एक नंबर डाला, तो मुझे इन तीनों डिजिट्स का सम यानी 5 + 4 + 3 यानी मुझे 12 फाइनल आंसर चाहिए। जो नंबर यूजर ने डाला है मुझे उस नंबर का सम करना है, राइट। अब इस प्रोग्राम में बहुत सारे इफ और बट्स लगा सकता हूं, लेकिन आज वो दिन नहीं है इफ एंड बट्स पर इतने सारे ट्विस्ट लाने का, क्योंकि हमारा फोकस रहने वाला है सिर्फ व्हाइल लूप पे। वरना मैं यहां पर इफ लगाकर चेक कर सकता हूं कि नंबर 3 डिजिट का है या नहीं है, यानी 100 से 999 के बीच का अगर नंबर है तो वो 3 डिजिट का है, वरना ये सब कर सकता हूं। बट इससे क्या है, हम डिस्ट्रैक्ट होंगे। आज हम इसको इन शॉर्ट सिर्फ व्हाइल लूप पर फोकस करने जा रहे हैं। हम नीड समझने आए हैं, तो आज हम बहुत डिटेल प्रोग्राम नहीं, हम नीड समझने पर फोकस करेंगे, राइट। तो मुझे एक ऐसा, तो यार सबसे पहले तो यूजर से एक नंबर इनपुट लेना है, हैश इंक्लूड करा, वॉइड मेन करा, जो मैं बेसिक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर हमेशा आपके साथ डिस्कस करते आया हूं, मैंने वो कर लिया। ये रहा मेरे प्रोग्राम में, मैं 3 टिक्स बोलता हूं। हमारे 3 चेकबॉक्स होते हैं एक प्रोग्राम में। एक इनपुट का चेकबॉक्स टिक होना चाहिए कि इनपुट हो रहा है हमारे प्रोग्राम में। फिर हमें कैलकुलेशंस देखनी चाहिए कि हमारे प्रोग्राम में जिस पर्पस के लिए है वो होनी चाहिए, और फिर आउटपुट, यूजर से अगर इनपुट लिया है तो उसे रिजल्ट भी देना होगा। तो हमारे प्रोग्राम में सबसे पहले इनपुट पर बात करते हैं। उसने बोला है एक नंबर इनपुट बाय यूजर, तो एक नंबर मैंने n ले लिया और यूजर से एक नंबर भी इनपुट करा लिया। तो इनपुट का काम तो पूरा हुआ गाइस। अब बात करते हैं कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन पे उसने बोला है कि उसे डिजिट्स का सम चाहिए, सम ऑफ डिजिट्स करनी है, राइट।
तो भाई सम ऑफ डिजिट्स करने के लिए अगर मैं इस प्रॉब्लम का एनालिसिस करूं तो इन्होंने करा क्या है, इन्होंने जो भी नंबर यूजर ने n में डाला है, यूजर ने n में जो भी नंबर डाला है उसकी एक एक डिजिट को अलग अलग करा है। 5 को अलग करा है, 4 को अलग करा है, 3 को अलग करा है। एक एक डिजिट को अलग करके फिर उनको प्लस कर दिया। ओके, यानी एक नंबर में से डिजिट्स अलग करनी है और प्लस करना है। लेकिन यार फॉर लूप में तो हम ये कहते थे जब हमें पता हो कि स्टार्ट कहां से करना है, एंड कहां पर करना है, कैसे कैसे स्टेप्स लेने हैं, तीनों बातें क्लियर हो तो फॉर लूप लगाते हैं। अबे भाई इसमें कहां से स्टार्ट करना है, कहां पर एंड करना है, मुझे ये तो समझ ही नहीं आ रहा। कैसे कैसे आगे बढ़ना है समझ ही नहीं आ रहा। अगर आप बोलो कि आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे 5 से स्टार्ट करना है, 3 पे खत्म करना है, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आप तो मेरे एग्जांपल के हिसाब से सोच रहे हैं। यूजर ने अगर n में मान लीजिए 794 डाल दिया तो क्या आपका लॉजिक काम करेगा? आप तो 5 से 3 का लूप लगाने की सोचेंगे। तो भाई ये तो काम उस सिचुएशन में शायद कर भी जाए, बट यहां तो कुछ और ही हो जाएगा। यूजर ने n में मान लीजिए 3, चलिए अभी तो मैं 3 नंबर की डिजिट का ही फोकस पे बात करके बात करते हैं। यूजर ने वहां 112 डाल दिया तो क्या लूप होगा? भाई इसमें तो 1 से ही शुरू हो रहा है, लेकिन ये गड़बड़ है भाई। तो भाई मुझे कुछ ऐसा करना है जहां मैं तीनों डिजिट्स को अलग कर सकूं, बट यहां मुझे ना तो स्टार्ट पता चल रहा है, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे कहां एंड करना है, और कैसे कैसे मैं आगे बढ़ूं या पीछे हटूं, तीनों ही क्लियर नहीं है यार, जो कि फॉर लूप की बेसिक रिक्वायरमेंट थी। फॉर लूप की बेसिक रिक्वायरमेंट थी कि आपको ये तीनों क्लियर होने चाहिए। यहां तो मुझे तीनों ही क्लियर नहीं है, पहली बात। दूसरा, इसे लूप से ही क्यों करना है? जब कोई काम मल्टीपल टाइम्स किया जाता है दोस्तों, तो हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। यहां इन दोनों को प्लस करना है, फिर इन दोनों को प्लस करना है। प्लस का काम 2 बार 3 बार करना है, आपको प्लस करना है, डिजिट्स को अलग करते हुए करना है। डिजिट्स अलग अलग भी करनी है और प्लस भी करना है। कोई काम मल्टीपल टाइम प्लस करना है, मल्टीपल टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो आपको इसके लिए लूप्स की जरूरत होती है। कोई काम सेम टास्क मल्टीपल टाइम्स रिपीट होता है तो हम उसे लूप से करते हैं, राइट। तो ये तो समझ में आया कि हमें बार बार प्लस करना है डिजिट्स को अलग करते हुए, तो ये लूप से होगा। बट फॉर लूप से तो कतई नहीं होगा, क्योंकि फॉर लूप में तो तीनों चीजें क्लियर होनी चाहिए, और हमारे में तो हमें समझ ही नहीं आ रहा यार। यूजर ने अगर नंबर डाल दिया 618, तो अब कहां से शुरू करूंगा भाई, कहां खत्म करूं? यार ये कोई पैटर्न, कोई सीरीज थोड़ी है कि कहां से शुरू करूं कहां खत्म करूं। तो भाई फॉर लूप के तो मुझे तीनों ही स्टेप नहीं समझ में आ पा रहे, मैं क्या करूं, राइट। तो भाई ऐसी सिचुएशन में जब आपके सामने स्टार्ट, एंड और प्लस माइनस की सिचुएशंस ना क्लियर हो, तो आपको जाना होगा व्हाइल लूप की शरण में। वो आपको मौका देता है। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैंने यहां लिख दिया व्हाइल लूप। अब आपको सिंटैक्स याद होगा कि व्हाइल लूप में मैंने बोला था स्टार्ट कहां से करना है, वो लिखिए लास्ट वीडियो में। व्हाइल में आप लिखिए कहां पर आपको एंड करना है, और अंदर अपनी इंस्ट्रक्शंस लिखिए, राइट। और कैसे कैसे स्टेप्स लेने हैं वो आप अपनी जरूरत के हिसाब से लिख सकते हैं। ऐसा मैंने व्हाइल लूप का सिंटैक्स बताया था दोस्तों। ये सब भी जरूरी नहीं है कि कहां से स्टार्ट करना है, ये भी व्हाइल लूप में जरूरी नहीं है। तो ये लीजिए, मैं कहीं नहीं लिख रहा मुझे कहां से स्टार्ट करना है, और अभी तो मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि एंड कहां पे करना है, ये भी नहीं लिख रहा मैं अभी। छोड़ दीजिए इन सब बातों को। व्हाइल लूप कितनी फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है, कहां से स्टार्ट करना है वो तो मैं लिख ही नहीं रहा, क्योंकि स्टार्ट तो मुझे फॉर लूप में भी नहीं समझ में आ रहा है यहां पे कि कहां से स्टार्ट करूं। तो स्टार्ट करने का तो मुझे पल्ले ही नहीं पड़ रहा, छोड़ो। देन एंड कहां करना है ये भी मुझे अभी नहीं समझ में आ रहा, तो अभी के लिए छोड़ देता हूं, ठीक है। आइए अब कुछ सोचते हैं कि इनमें से पहले इन सब डिजिट्स को अलग कैसे किया जाए, क्या तरीका है इनमें से डिजिट्स को अलग करने का, राइट। कहां एंड करना है इस पर बाद में बात करेंगे, ठीक है। आइए तो मैं आपको एक मैथमेटिकल बात बताता हूं कि अगर यूजर ने n में 543 डाला है, अगर आप इसको 10 से डिवाइड कर दें, 10 से डिवाइड कर दें, तो गाइस 10 को 5 से करेंगे 50 आएगा, देन 43 बचा, 10 को 4 से करेंगे 40 आएगा, देन 3 रिमाइंडर बचा। आप देखिए
10 से डिवाइड करने पर क्या हुआ आप देख पा रहे होंगे, पॉइंट में नहीं होता क्योंकि ये इंटीजर्स हैं, पॉइंट में नहीं होता। आपने देखा रिमाइंडर में आपके नंबर की लास्ट डिजिट निकल आई, आपके नंबर की लास्ट डिजिट निकल आई। डिजिट वाले क्वेश्चंस करने का लॉजिक ही यही है यार, 10 से डिवाइड करिए, एक एक करके डिजिट्स अलग होनी शुरू हो जाती हैं। देखिए कितने प्यार से आप इस लॉजिक को सीख रहे हैं। डिजिट वाले क्वेश्चंस ऐसे ही किए जाते हैं। 10 से डिवाइड करा, एक डिजिट रिमाइंडर में निकल गई और उस डिजिट को अगर मैं हटा दूं, हमारा नंबर क्या था 543, इसमें से ये लास्ट वाली डिजिट रिमाइंडर में निकल आई, ये हटा दूं तो बाकी का बचा हुआ हिस्सा ये रहा क्वोशिएंट में। ये है 10 से डिवाइड करके डिजिट निकालने का फॉर्मूला। ये रिमाइंडर से निकल ही आएगा और ये क्वोशिएंट से निकल ही आएगा स्लैश के सिंबल से। रिमाइंडर के लिए हम परसेंटेज का साइन लगाते हैं, परसेंटेज का साइन लगाने से उसका लास्ट डिजिट निकल आएगा और डिवाइड का निशान मार्क सिंबल लगाने से हमें उस डिजिट को हटाकर जो बाकी बचा नंबर में जो बाकी बचा वो मिल जाएगा। तो बस इसी को कोड में लिखने की कोशिश करते हैं। मैंने लिखा कि मेरे n में जो नंबर है उसको 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाला जाए। मेरे n में यूजर ने जो नंबर डाला है उसे 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाला जाए और ये रिमाइंडर r नाम के वेरिएबल में डाल लिया जाए। ऊपर एक r नाम का वेरिएबल ले लेता हूं, राइट। तो क्या हुआ होगा दोस्तों, r नाम के वेरिएबल में 543 को 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर आ गया होगा 3। रिमाइंडर आ चुका है r नाम के वेरिएबल में 3। ओके, अब मैंने आपको लास्ट 2 वीडियोस से बार बार बताता जा रहा हूं कि जब चीजें आपको मल्टीपल टाइम्स प्लस करनी हो, जब कई सारी चीजों को प्लस करना हो, कई सारी चीजों को मल्टीप्लाई करना हो, तो मैंने कितनी बार लास्ट 2 वीडियोस में समझाया आपको, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लगेगा। सम के केस में उसे 0 लेते हैं, मल्टीप्लाई के केस में उसमें 1 लेते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में 0 लिया तो सब मल्टीप्लाई होके 0 हो जाता है। सम में तो 0 में जो भी प्लस होगा वो नंबर वही रहेगा। 0 में 5 प्लस होगा तो 5 ही रहेगा, 0 में 3 प्लस होगा। तो मल्टीपल टाइम्स जब आपको सम करना हो तो आपको एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेना होगा। ये लीजिए, मैंने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल 0 ले लिया। और सम करने के बारे में मैंने क्या बताया था लास्ट वीडियोस में, सम इक्वल टू सम प्लस आर। एक डिजिट जो मेरी अलग होकर रिमाइंडर में आ गई है, मैंने क्या लिखा, मेरे n में यूजर ने जो भी नंबर डाला है उसका 10 से रिमाइंडर निकाला जाए। तो 10 से उसका रिमाइंडर निकाला 543 का, तो रिमाइंडर आया 3। वो 3 किस में डाल लिया मैंने, n में। ध्यान रहे इधर की वैल्यू इसमें असाइन होती है, राइट। तो r में मेरे पास फर्स्ट डिजिट आ गई, एक डिजिट अलग हो गई 3। मैंने कहा s और r की वैल्यू को प्लस करो। ये देखो प्लस करने का लॉजिक जो पिछली 2 वीडियोस में भी बताया है आपको, फॉर लूप प्रॉब्लम्स में भी बताया, व्हाइल लूप प्रॉब्लम्स में भी। तो सम करने का जो लॉजिक है, सम s की वैल्यू r की वैल्यू, एक्स्ट्रा वेरिएबल विद 0। तो s की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 0। r की वैल्यू कितनी है दोस्तों, निकली आई है यहाँ पे 3। 0 + 3 s की वैल्यू हो जाएगी 3, पहली डिजिट हो गई। अब उसके बाद मैंने कहा डिवाइड करोगे तो वो जो रिमाइंडर में डिजिट है वो हट जाएगी, ये बचेगी। कोई रिमाइंडर लगाने से हमें अपने नंबर की लास्ट डिजिट मिल जाती है और डिवाइड का सिंबल लगाने से वो लास्ट डिजिट हट के मिल जाती है। तो मैंने कहा भाई एक डिजिट निकल चुकी है, वो प्लस भी हो चुकी है, एक डिजिट निकलकर r में आ चुका है, वो r प्लस भी हो चुका है। अब मेरे उस नंबर में से मेरे n में जो नंबर है दोस्तों उसे 10 से डिवाइड किया जाए, और जो भी यहां डिवाइड, ये स्लैश लगा रहा हूं, ये क्वोशिएंट का सिंबल है, और जो भी क्वोशिएंट आए वो n में डाल दिया जाए। जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा n में जो नंबर है मेरे पास, n में कितना है मेरे पास 543, इसको 10 से डिवाइड किया जाए, राइट। डिवाइड करके जो भी आ रहा है 54, तो n में अब मेरे पास नया नंबर आ गया 54। मतलब मेरे पास देखिए कितनी शानदार तरीके से मैंने डिजिट्स यहां मॉड लगाकर अपने नंबर में से 3 अलग करा
और फिर दोबारा अपने नंबर में से निकालकर अलग रख लिया था रिमाइंडर, फिर मैंने अपने नंबर में से 10 से डिवाइड करके n में डाल दिया। तो 543 का जब 10 से रिमाइंडर का साइन लगाया तो उसने 3r में डाला, लेकिन 543 को जब 10 से डिवाइड करा तो 54 उसने वापस n में डाला। देखिए रिमाइंडर निकालते वक्त आंसर मैंने r में डाल दिया था, तो इसका मतलब रिमाइंडर निकालने के बावजूद जब n का 10 से रिमाइंडर निकाला गया तो रिमाइंडर वापस r में ही आया, तो r में तो 3 आ गया बट n में अभी भी 543 ही रहा, क्योंकि n की वैल्यू कभी थोड़ी ही बदली। आपने कहा n के नंबर को 10 से रिमाइंडर निकालकर रिमाइंडर r में डाल दो, तो रिमाइंडर r में गया बट n में तो अभी भी 543 ही रखा हुआ है, राइट। फिर मैंने कहा उस रिमाइंडर को प्लस कर लो, प्लस कर लिया बट n में तो अभी भी 543 रखा हुआ है। अब मैंने कहा उस 543 को 10 से डिवाइड करो और वापस n में ओवरराइट करो, तो 543 को 10 से डिवाइड करा और उस आंसर को वापस n में डाला, तो ये 543 हटकर इसमें 54 बचा जी, ये लिख दिया मैंने, n में बचा मेरे पास 54। अब मेरा एक डिजिट अलग हो चुका है, मेरे नंबर में से 3 हट चुका है, राइट। अब मेरे पास बचा है सिर्फ 54, करेक्ट। कहां भाई, कहां इस सब में मैं एक एक के इंक्रीमेंट पे चल रहा हूं, कहां मैं इस सब में दो दो के इंक्रीमेंट पे चल रहा हूं? स्टेप्स दिख रहे हैं आपको? नहीं दिख रहे। आपको पता चला कहां से शुरुआत करनी थी? नहीं, आपको तो बस मैथमेटिकल लॉजिक्स चल रहे हैं ना। तो यहां ये हो रहा है कि दो दो के इंक्रीमेंट पे चलना है, तीन तीन के इंक्रीमेंट पे चलना है, पांच पांच के इंक्रीमेंट पे या दो वापस आना है, कुछ नहीं हो रहा। यहां तो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के बिहाफ पर हम आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं चाहता हूं इस 54 के साथ, इस 54 के साथ भी यही हो, 4 अलग कर लिया जाए, फिर 4 को प्लस कर लिया जाए और फिर बचे यहां पर 5। तो मैंने यहां पर ही लूप बंद कर दिया, क्योंकि जहां पर मैंने लूप का ब्रैकेट क्लोज करा वहीं से वो अपने आप को रिपीट करेगा, वहीं से, ठीक है। तो ये अपने आप को रिपीट करेगा, अंदर आएगा। अब क्या होगा, n की वैल्यू, अब हमारे पास फ्रेश वैल्यू कितनी है? हमारे पास n की फ्रेश वैल्यू है दोस्तों, n की फ्रेश वैल्यू है 54। ये अंदर आएगा, n का 10 से मॉड निकालकर r में कितना डाल देगा? 54 का 10 से मॉड निकालेगा दोस्तों, तो भाई रिमाइंडर बचेगा 4, 10 5 50, रिमाइंडर 4 बचेगा। तो r की वैल्यू हो गई दोस्तों 4। फिर अंदर आएगा, n में अभी भी 54 है, वैल्यू रिमाइंडर किस में आया है? r में। ध्यान रहे, s को और r को प्लस करके s में डाल देगा। s में यहां कितनी वैल्यू थी? 3। s को यानी 3 को और r को प्लस करके वापस s में डाल देगा 7। देखिए 2 डिजिट हो चुकी हैं, राइट। अब क्योंकि वो डिजिट प्लस हो चुकी है तो अब वो डिजिट भी हमें बुरी लगने लगी, हटाएं उसे। तो हमने कहा n को अब 10 से डिवाइड कीजिए, यानी 54 को 10 से डिवाइड कीजिए और वापस n में डाल दीजिए। तो भाई 54 को जब वो 10 से डिवाइड कर रहा है तो 10 5 50, डिवाइड करने पर तो ये वैल्यू आ रही है, राइट। तो यहां मिल जाएगा n में 5। तो ये लीजिए, n की अब आपकी नई वैल्यू हो गई 5, राइट। 2 डिजिट प्लस हो चुकी हैं। आपकी पहली थी 3 प्लस हो चुकी 0 में, फिर अगली थी 4, वो 4 प्लस हो गई 3 में। देख लीजिए 3 और 4 थी, 3 और 4 प्लस होकर 7 आ चुकी हैं। लूप यहां से फिर रिपीट होगा, क्योंकि अब मुझे इस 5 के साथ भी यही करना है। तो जहां मुझे लूप रिपीट करना है वहीं मैंने कर्ली ब्रेसेस लगाया। देखा, n का 10 से रिमाइंडर निकालिए, 5 का 10 से रिमाइंडर निकलेगा। भाई 5 को 10 से डिवाइड वो करेगा ही नहीं, क्योंकि 10 बड़ा नंबर है, 5 छोटा नंबर है, तो पॉइंट में यहां होगा नहीं। तो 5 का 5 ही रिमाइंडर बचेगा दोस्तों, रिमाइंडर 5 का 5 ही बचेगा। मतलब r में आया जी 5, राइट। तो r की वैल्यू हो गई 5, क्योंकि 5 10 से डिवाइड नहीं हो रहा इसलिए रिमाइंडर एज इट इज रहेगा। नीचे आइए, s प्लस r, तो s की वैल्यू r में अब कितना आ चुका है आपके पास? r में आपके पास आ चुका है 5। s इक्वल टू s प्लस r, s में हमारे पास कितनी वैल्यू है? 7 प्लस r कितना है दोस्तों? 5, तो s में आ गया दोस्तों 12, राइट। नीचे आइए, n इक्वल टू n बाय 10, n में कितना है हमारे पास? n में है हमारे पास 5, तो भाई
5 को 10 से डिवाइड करेगा, वो तो मैंने बोला ही डिवाइड हो ही नहीं रहा, तो यहां कुछ नहीं होगा, मतलब 0 हो गया, राइट। तो n में अब नहीं वैल्यू आ गई 0, क्योंकि भाई वो आपके 5 को 10 से रिमाइंडर निकालने जब गया तो वो एज इट इज रहा, डिवाइड हुआ ही नहीं, तो r में 5 ही आया। उस 5 को हमने अपने 7 में प्लस कर लिया तो s में 12 आ गया। अब मैंने ये कोड लिखा हुआ है, वो n को 10 से डिवाइड कर रहा है, 5 को 10 से डिवाइड कर रहा है, डिवाइड के सिंबल में क्वोशिएंट आता है, तो n में नई वैल्यू आ गई 0। अब मेरे पास नंबर नहीं बचा। 5 को 10 से डिवाइड करा, डिवाइड नहीं होने की वजह से वहां 0 आया, तो इसने लाइन में n में 0 डाला। अब मेरा 0 आने का मतलब मेरा नंबर खत्म हो चुका है। अगर मेरा नंबर खत्म हो चुका है तो मुझे लूप आगे नहीं चलाना। तो क्यों ना मैं यहां पर लूप ये लिख दूं कि n की वैल्यू जब तक 0 से बड़ी है तब तक ये लूप चलता रहे, 0 आने पर लूप बंद हो जाए। यहां n की वैल्यू थी 543, 0 से बड़ी थी, लूप चलेगा। अगली बार में n की वैल्यू थी 54, 0 से बड़ी थी, लूप चलेगा। अगली बार में n की वैल्यू थी 5, 0 से बड़ी थी, लूप चलेगा। अगली बार में n की वैल्यू हुई 0, 0 हो गई, बड़ी नहीं है, लूप बंद, मतलब नंबर खत्म। तो कहां इसमें मुझे स्टार्ट बताना पड़ा, कहां इसमें मुझे एंड बताना पड़ा पहले, राइट। एंड मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कहां करूं, वो तो पूरी प्रोसेसिंग करने के बाद मुझे एक इंडिकेशन मिला तो मैंने यहां लगा दिया, राइट। इसमें कहां आपको क्लियरली स्टार्ट स्टेप्स क्लियरली मिल रहे थे? नहीं मिल रहे थे। जब आप अंधकार में हो, आपको समझ में ना आ रहा हो कि कहां से स्टार्ट करूं, आपको समझ में ना आ रहा हो कैसे कैसे स्टेप्स लूं, एंड तो बताना पड़ेगा। वो शुरुआत में नहीं पता चल रहा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रोग्राम में घुसिए, प्रोसेस करिए, मिल जाएगा। तो आपको व्हाइल लूप की मदद, इसमें स्टार्ट और स्टेप्स बताने की तो ना भी पता चले जरूरत ही नहीं पड़ी, मुझे भी नहीं पड़ी। एंड तो बताना पड़ता है क्योंकि लूप ब्रेक करना है, कहीं तो लूप बंद कराना होगा। बट चिंता मत करिए ना, लूप चलिए अंदर, और अंदर आपको कहीं ना कहीं वो दिशाएं दिखेगी, राइट। तो इनपुट हो गया, कैलकुलेशन हो गया। अब इस आंसर को जो है इसमें पड़ा हुआ है, इसे प्रिंट करा दिया जाए। प्रिंट एफ सम इज इक्वल टू %d और s की वैल्यू, ये लीजिए हमारा ये पूरा का पूरा। तो भाई ये देखा आपने, मुझे स्टार्ट नहीं पता था, कहां से स्टार्ट करूं, कौन से नंबर से स्टार्ट करूं, मुझे स्टेप्स नहीं पता थे, इवन शुरुआत में तो मुझे एंड कंडीशन भी नहीं पता थी, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। बट मैं चलता रहा और लास्ट में मुझे दिशा मिल गई। आइए एक प्रॉब्लम और करते हैं इस तरह की। तो स्टूडेंट्स, मैंने एक प्रोग्राम लिया कि मुझे 2 नंबर्स का जीसीडी कैलकुलेट करना है, 2 नंबर्स का। अब भाई ये 2 नंबर्स कहां से आएंगे? 2 नंबर्स मुझे यूजर से लेने होंगे। आइए तो 2 नंबर्स यूजर से लेते हैं। मैंने एक ए लिया, एक बी लिया, और यूजर के स्क्रीन पर मैसेज दिया, एंटर 2 नंबर्स। वो जो भी 2 नंबर्स डालेगा उन्हें स्कैनएफ करके एक ए में और एक बी में ला देता हूं, राइट। इनपुट का काम तो पूरा हुआ। यार जीसीडी होता कैसे है? आपको पता होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी, एचसीएफ भी कहते हैं आप लोग। तो इसके लिए आप यूक्लिड एल्गोरिथम का लॉजिक लगाते हैं। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, एचसीएफ या जीसीडी निकालने के लिए यूक्लिड एल्गोरिथम लगता है। आपके एल्गोरिथम्स के पेपर में भी ये लॉजिक पढ़ाया जाता है। क्या है? मान लीजिए ए में सपोज 15 है, बी में सपोज 55 है, राइट। तो बड़े नंबर को मैंने अंदर किया बी में, और ए को बाहर, 15 को बाहर किया, राइट। 15 3 जा 45, 10 बचा, ये 15 अंदर आया, 10 1 जा 10, 5 बचा, ये 10 अंदर आया,
5 2 जा 10, ये लीजिए, ये यूक्लिड एल्गोरिथम था और ये आपका जीसीडी या एचसीएफ है। तो ये मेथड हमने यूक्लिड एल्गोरिथम में मेथड्स पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में, जिससे हम लोग जीसीडी कैलकुलेट करते हैं। अब इस प्रोग्राम में आपको एक ट्रेंड दिख रहा होगा, कहीं से मुझे ये नहीं पता चल रहा मुझे शुरुआत कहां से करनी है, कोई एक फिक्स नहीं है। यूजर हर बार 15 थोड़ी डालेगा, वो तो यहाँ पे 25 भी डाल सकता है, वो तो यहाँ पे 45 भी डाल सकता है, वो तो यहाँ 40 भी डाल सकता है। यूजर कोई भी 2 नंबर डालेगा, एक फिक्स शुरुआत नहीं है कि हर बार 1 से या 2 से शुरू होगा। फिर इनमें ना तो कहीं आपको कोई प्रॉपर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता दिख रहा है, 15 के बाद 10 आया, 5 आया, हो सकता है ऐसे नंबर डाले होते कि 15 के बाद 7 आ जाता, 7 के बाद 2 आ जाता। नंबर्स पर डिपेंड करता है, कोई स्पेसिफिक स्टेप्स नहीं है। और अभी तो हमें एंड कंडीशन भी समझ में नहीं आ रही, मुझे नहीं समझ में आ रहा इसको कहां से शुरू करूं, कैसे कैसे इसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करूंगा, स्टेप्स लिखूंगा, ना ही मुझे एंड कंडीशन समझ में आ रही। इस प्रोग्राम में तो मैं बड़ा उलझ सा गया हूं, राइट। कोई बात नहीं, वाइल लूप है ना, मदद करेगा। स्टार्ट हमें बताने की जरूरत नहीं है, वाइल लूप लिखिए, कंडीशन की जगह भी जगह छोड़ दीजिए, राइट। प्रोसेस करते हैं, कहीं ना कहीं आएंगे, ठीक है। अब इस लॉजिक की इंप्लीमेंटेशन करने चलते हैं। अब इसमें बहुत सारे इफ एंड बट्स मैं लगा सकता हूं कि अगर ए बड़ा हो तो ए अंदर जाए, अगर बी बड़ा हो तो डिवाइड होते वक्त बी अंदर जाए, दोनों में बड़ा नंबर ढूंढकर फिर उसको डिवाइड में अंदर रखना होगा, या तो बी अंदर रखना होगा या तो ए। ऐसे बहुत इफ बट्स लग सकते हैं, आगे बात करेंगे। अभी हम वाइल लूप पर फोकस कर रहे हैं, तो अपने ट्रैक से क्यों जाएं, हम क्यों अपने भटके अपने मुद्दे से वाइल लूप पर ही फोकस करते हैं, राइट। तो चलिए अभी मैं मान लेता हूं कि मेरे पास ए में 15 है सपोज, और बी में जो हमने अभी यहां डिस्कस किया 55 है। चलिए यूजर ने 2 नंबर डाले, ओके। तो अब इसे स्टेप बाय स्टेप उधेड़ना शुरू करते हैं। पहली बार में क्या हो रहा है, अभी आपको बताया है डिवाइड करने का। पहली बार में हम कह रहे हैं कि बी में जो नंबर है उसको ए के नंबर से डिवाइड किया जाएगा, ओके। हम ये मान के चल रहे हैं, आप लोग भी इस प्रोग्राम को आउटपुट चलाएंगे तो बी वाले में हमेशा बड़ा नंबर डालिएगा, ए में छोटा। हमने जो लॉजिक इंप्लीमेंट करा है, वरना उससे पहले यहां इफ लगा के हमें दोनों में से ग्रेटर फाइंड आउट करके चलाना पड़ेगा। फिलहाल तो मैंने कहा बी में को ए से डिवाइड करो और रिमाइंडर जो है वो आर में डाल दो, मैंने ऐसा बोला। तो होगा क्या भाई, आर की वैल्यू को यानी 55 को ये 15 से डिवाइड करेगा और रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर कितना आया दोस्तों, 10 आया, आर में आ गया। चलिए ठीक है भाई। अब मुझे अगले स्टेप में क्या करना है, अगले स्टेप में मुझे 15 को इस 10 से डिवाइड करना है, ओके। 15 किस में रखा हुआ है, 15 रखा हुआ है मेरे ए में, ओके। ये 10 किस में रखा हुआ है, मेरे आर में, ओके। तो मैंने क्या लिखा, जरा मेरा लॉजिक समझिएगा। मैंने कहा, जरा इधर देखना, मैंने कहा ए में, जरा मेरा लॉजिक देखिए, मैंने कहा ए में डाल दी जाए आर की वैल्यू, ओके। आर की वैल्यू क्या आई है दोस्तों, 10, वो मैंने ए में डाल दी, क्योंकि ए से हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं जिससे वो बाहर रखना है। वो डिवाइड किससे कर रहे हैं आप, ए से, राइट। तो अगली बार किससे डिवाइड, यहां पर रिमाइंडर बचा है 10, अगली बार इसी रिमाइंडर से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर बचा है उसी ही से डिवाइड करना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं यहां आया, मैंने कहा डिवाइड कौन कर रहा है, ए कर रहा है, तो रिमाइंडर को उठाकर ए में कॉपी कर दिया, यानी जो रिमाइंडर आया था वो 10 इसमें कॉपी हो गया। अब किस को डिवाइड करना है, जो यहां ए में था उसको डिवाइड करना है, ये 15 यहां लाना है, ये बी की जगह थी, राइट। तो मैं ये लाइन लिखने से पहले मैंने कहा बी में ए डाल दो। पहले मैंने क्या लिखा, जरा यहां समझिए प्लीज, ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा ए की वैल्यू बी में कॉपी कर दो, ए की वैल्यू बी में कॉपी कर दो, ठीक है जी। और फिर मैंने कहा ए में कॉपी कर दो आर की वैल्यू, आर की वैल्यू उठाकर ए में कॉपी कर दी। ये मैं क्यों कर रहा हूं, सब इस लाइन की वजह से, इस एक लाइन की वजह से कर रहा हूं। बी की वैल्यू को डिवाइड करना है, ए की वैल्यू से करना है। तो अगले स्टेप में यहां पर देखिए, हमारे में डिवाइड जिससे कर रहे हैं वो ए है, जिसको कर रहे हैं वो बी है।
तो यही कॉन्सेप्ट जब मुझे नीचे लगाना है तो ये रिमाइंडर मुझे बाहर भेजना है, रिमाइंडर को एक ही जगह देनी है, रिमाइंडर को एक ही जगह देनी है, इसलिए रिमाइंडर को ए में कॉपी करा। और ये जो अंदर वाली जगह है जो बी की थी वो जगह ए वाली वैल्यू लानी है, बी की जगह पर ए वाली वैल्यू लानी है। तो ए से डिवाइड करना है, बी को डिवाइड करना है, बी को डिवाइड करना है, ए से डिवाइड करना है। तो ये वैल्यू यहां से लानी थी तो आर ए को दे दिया, और ये वैल्यू यहां से लानी थी, यहां बी ए को दे दिया। ध्यान से समझिए, इसकी वजह से बी को ए से डिवाइड करना है। तो बी पे हमारे पास फिर से देखिए, यहां पर बी को ए से डिवाइड करना है, बी में 55 है, ए में 15 है। अगले स्टेप में ये 10 मुझे बाहर चाहिए और ये 15 अंदर चाहिए, मतलब ए की जगह पर 10 चाहिए और बी की जगह पर, इस फॉर्मूले के हिसाब से बी की जगह पर 15 चाहिए। अब ये 15 किस में रखा हुआ है? ए में। तो मैंने कह दिया ए की वैल्यू बी की जगह पे रख दो, तो भाई ए की वैल्यू बी पे आ गई, राइट, बी की जगह पर, राइट। ये ए 15 चाहिए ना मुझे अंदर, 15 किस में था? ए में, वो मैंने बी की जगह पे डाल दिया। और ये 10 यहां लाना है, 10 किस में रखा हुआ है? ये 10 रखा हुआ है आर में, ये किसकी जगह भेजना है? ए की जगह पर। तो मैंने कह दिया आर की वैल्यू ए की जगह पे भेज दो और दोबारा से डिवाइड करो। चलो जी, दोबारा से रिपीट करो, ये कोड दोबारा चलेगा, दोबारा चलेगा भाई, 3-4 बार मल्टीप्लाई होगी तभी तो आएगा। तो फिर b की वैल्यू को a से डिवाइड किया जाएगा, r इक्वल टू 15 को 10 से किया जाएगा, यही तो हम चाहते थे, 15 को 10 से किया जाए, राइट। तो 15 को 10 से किया जाएगा, 10 1 जा 10, 5 बचा दोस्तों, राइट। तो r में आ गया दोस्तों 5। अभी भी 0 आया नहीं है, सो हमें आगे चलना है। हमने क्या कहा? हमने कहा a की वैल्यू b को दे दो। अब की बार हमें ये 10 अंदर लाना है और ये 5 बाहर रखना है, राइट। ये b की जगह है, ये a की जगह है हमारे फॉर्मूले के अनुसार। तो ये a की जगह, a की वैल्यू b की जगह पहुंचानी है, तो a की वैल्यू b में डाल दी, और ये जो r है, ये a में डालना है, तो मैंने r a में डाल दिया। तो राइट, तो मैंने क्या लिखा? a की वैल्यू b में डाल दी जाए, a की वैल्यू b में डाल दी जाए 10, और मैंने लिखा r की वैल्यू a में डाल दी जाए, r में 5 है, a में डाल दिया गया। लूप यहां से रिपीट होगा गाइस। फिर आए r इज इक्वल टू 10 mod 5, कितना आएगा जी? 10 को 5 से करोगे, 5 2 जा 10, 0 आया जी रिमाइंडर r, ठीक है जी, रिमाइंडर आ गया 0। a की वैल्यू b में डाल दी जाए, तो b में आ गया दोस्तों 5, r की वैल्यू a में डाल दी जाए, a में आ गया दोस्तों, r कितना आया है? 0। भाई अब मुझे आगे चलना नहीं, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ जाए तो मुझे बंद करना है। तो मेरे को व्हाइल की एंड कंडीशन मिल गई, दोनों में से कुछ भी लिख सकता हूं, जब तक a की वैल्यू 0 से बड़ी है तब तक लूप चलता रहे, या मैं ये भी लिख सकता हूं जब तक रिमाइंडर 0 से बड़ा है तब तक लूप चलता रहे। यहां एक रिमाइंडर भी ले लेते हैं r, राइट, जो हमें जरूरत पड़ेगी। आप कुछ भी, बेटर है मैंने लिख दिया, जब तक a की वैल्यू 0 से बड़ी है तब तक लूप चलता रहे। बोलिए कितनी आसानी से, मेरे को कहीं एक फिक्स स्टेप्स नहीं लेने पड़े, कहीं मुझे शुरुआत नहीं पता चल रही थी, एंड नहीं पता चल रहा था, वो तो प्रोसेसिंग के बाद, एंड तो हमें मिल जाता है, लेकिन एक फिक्स स्टेप्स नहीं मिल रहे थे, शुरुआत सामने नहीं थी। तो भाई व्हाइल लूप में मदद करी। आंसर ये रहा आपका, किस में रखा हुआ है? b में। तो ये लीजिए, printf gcd या hcf इज इक्वल टू %d और b। ये लीजिए एक प्रोग्राम और हुआ, राइट। आप ऐसे और क्वेश्चंस कर सकते हैं, आप चाहें तो इस तरह के और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं। आपसे मैंने कहा कि यूजर ने मान लीजिए n में एक नंबर डाला 347, इसे रिवर्स कर दीजिए, इसे रिवर्स कर दीजिए 743 कर दीजिए,
राइट। अब ये भी ऐसी ही एक प्रॉब्लम है जो कि डिवाइड से और रिमाइंडर के इन सिंबल्स से हो जाएगी व्हाइल लूप पे, इसी लॉजिक से हो जाएगी। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जहां हमारे सामने ना तो एक फिक्स स्टेप्स नजर आ रहे हैं, ना हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट नजर आ रहा है, एंडिंग पॉइंट भी नजर नहीं आ रहा था शुरुआत में, वो तो हम अंदर घुसे व्हाइल लूप लेके चल पड़िए, रफ में करिए, उसको सॉल्व करिए, सॉल्व करते करते कहीं ना कहीं आपको मिलेगी। ऐसे इस प्रॉब्लम को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको भी ऐसे ही इसी लॉजिक से, परसेंटेज और डिवाइड के लॉजिक से, जो अभी इससे जस्ट पीछे वाला प्रोग्राम बनाया है, लगभग वैसे ही लॉजिक से ये रिवर्स द डिजिट्स, रिवर्स द नंबर वाला लॉजिक आप बढ़ा सकते हैं। राइट, इस तरह से आप इस तरह की प्रॉब्लम्स जहां हमें क्लियर नहीं हो रहा वो व्हाइल लूप से सॉल्व होती हैं। राइट, तो ये थी गाइस वो कुछ सिचुएशंस जहां हम व्हाइल लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं आराम से, क्योंकि यहां हमें स्टार्ट और स्टेप्स के इन झंझटों में नहीं पड़ने वाला है। आई होप आपको ये व्हाइल लूप का प्रॉब्लम्स समझ में आई होंगी। ये प्रॉब्लम मैंने आपके लिए छोड़ी, आप इसे करेंगे बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। राइट, आज की वीडियो में इतना ही, आगे फर्दर और मिलते हैं डू व्हाइल लूप के साथ। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।